please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. वैज्ञानिकों का दावा है कि क्षुद्र ग्रह यानी छोटे तारों की सतह कीमती खनिजों से बनी होती है। यही नहीं, इन सतहों में कुछ ऐसे भी तत्व हो सकते हैं जिनका पता अब तक विज्ञान को नहीं है। इन छोटे तारों पर वैज्ञानिक रिसर्च में जुटे हैं। इसी सिलसिले में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने फ्लोरिडा के केप कैनावरल स्टेशन से 2016 में ओसाइरिस रेक्स नाम का एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया, जो साल 2020 में पृथ्वी के बेहद नजदीकी तारे बेनू पर उतरेगा। यह अंतरिक्ष यान अब तक 130 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। नासा ने दावा किया कि अब यह अंतरिक्ष यान करीब 20 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके बेनू तक पहुंचेगा और इस साल दिसंबर में उसकी सतह की पहली तस्वीरें भेजेगा। हालांकि ओसाइरिस रेक्स साल 2020 में वहां उतरकर सतह की खुदाई शुरू करेगा, जिसके लिए अंतरिक्ष यान में रोबोटिक आर्म लगाई गई है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बेनू की 10% सतह कोयले और निकल से बनी है, जबकि सतह की बाकी बनावट की जानकारी ओसाइरिस रेक्स यान जुटाएगा। दावा है कि सितंबर 2023 में ओसाइरिस रेक्स सतह के नमूनों को धरती पर पैराशूट की मदद से गिराएगा। बेनू तारा हर 6 साल में एक बार पृथ्वी के काफी करीब होता है। पंजाब के अबोहर के एक सरकारी अस्पताल में कुछ महिलाएं एक आदमी को पीटती दिखी। आरोप है कि पीटने वाला शख्स फार्मासिस्ट है, जिसने शराब के नशे में अस्पताल में छेड़छाड़ की, जिससे वहां काम करने वाली महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अमरिंदर सिंह नाम के फार्मासिस्ट की थप्पड़ और झाड़ू से पिटाई कर दी। इस बीच अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों के साथ मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया। हंगामे के बाद अस्पताल प्रशासन ने आरोपी फार्मासिस्ट के मेडिकल जांच के आदेश दिए, लेकिन वो भीड़ का फायदा उठाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। यूपी की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी और बीएसपी अध्यक्ष मायावती एक साथ नजर आए। इन नेताओं ने उपचुनाव में मिली जीत पर एक दूसरे को बधाई दी और एसपी बीएसपी गठजोड़ की वजह से बीजेपी को मिली शिकस्त पर अपनी खुशी जाहिर की। फूलपुर और गोरखपुर में समाजवादी पार्टी की जीत के बाद अखिलेश यादव ने भी मायावती का शुक्रिया अदा किया। मैं बहुजन समाज पार्टी के नेता जैसे मायावती जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। लगे हाथ अखिलेश यादव सत्ताधारी बीजेपी पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। जो सरकार जनता को दुख देती है, समय आने पर वही जनता उनको जवाब देती है। बिहार और उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। यही वजह रही कि विरोधियों ने बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस मौके पर एक ट्वीट किया और लिखा कि आज के उपचुनावों में जीतने वाले उम्मीदवारों को बधाई। नतीजों से स्पष्ट है कि मतदाताओं में भाजपा के प्रति क्रोध है और वो उस गैर भाजपाई उम्मीदवार के लिए वोट करेंगे जिसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा हो। कांग्रेस यूपी में नवनिर्माण के लिए तत्पर है, ये रातों रात नहीं होगा। इसके बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने भी चुनावी नतीजों पर ट्वीट के जरिए प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि षड्यंत्र और साजिश का कड़वा तेल जितना लालू पर फेंकोगे, उसकी लालटेन उतनी ही धधक के जलेगी। बिहार की महान न्यायप्रिय जनता को कोटि कोटि प्रणाम। ये असत्य पर सत्य की जीत है। जाहिर है इन उपचुनावों ने 2019 के लिए एक नए चुनावी समीकरण का रास्ता खोला है, लेकिन इसकी कामयाबी तभी है जब ये दल गठबंधन के लिए एक राय बना लें। बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी शिवसेना ने भी बीजेपी पर हमला बोलने का मौका नहीं छोड़ा। और न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में शिवसेना नेता संजय राउत ने बगैर नाम लिए इन नतीजों को बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बताया। जनता ने आपके खिलाफ जो नाराजगी है वो व्यक्त की और ये 2019 के लिए खतरे की घंटा बज रही है। शिवसेना के इस बयान का असल मकसद और मतलब आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन यूपी के नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ ने दबी जबान में एसपी बीएसपी के मेल पर सवाल उठाया। बेमेल गठबंधन इन लोगों के द्वारा किया गया, उसको समझने में कहीं न कहीं कमी रही। हालांकि योगी ने जीते हुए उम्मीदवारों को बधाई देते हुए हार की वजहों की समीक्षा की बात कही। उत्तर प्रदेश के दादरी में कुछ लोगों ने धर्म बदलने के लिए पैसे देने के आरोपियों की पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश के दादरी में पैसों का लालच देकर लोगों को धर्मांतरण के लिए मजबूर करने के 2 आरोपियों की लोगों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में बताया कि वो जल्द ही 700 स्क्वायर फीट तक की जमीन को टैक्स फ्री करने की योजना की शुरुआत करेगी। दिल्ली के हरिनगर में सड़कों पर अवैध तरीके से खड़े वाहनों को हटाने पहुंचे एमसीडी कर्मचारियों पर कुछ महिलाओं ने हमला कर दिया। गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव में हारने के बाद उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके तंज कसा कि क्या कोई बीजेपी के नए हेडक्वार्टर में लगे वास्तु दोषों की जांच कर रहा है।
हरियाणा के सोनीपत में एक लेक्चरर की गोली मारकर हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेडागास्कर की यात्रा पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मेडागास्कर के राष्ट्रपति से मुलाकात करके कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। बिहार के पूर्वी चंपारण में जमीनी विवाद में 2 पाटीदारों के बीच गोलीबारी होने से एक युवक की मौत जबकि 5 लोग घायल हो गए। दिल्ली में कई देशों के रेलवे लीडर ने रेलवे को निजीकरण से बचाने के लिए उससे होने वाले नुकसान पर चर्चा की। असम के कोकराझार में कुछ लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ करके फरार हो गए। हरियाणा के गुरुग्राम में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकी संगठन IS का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के लाहौर में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर के पास हुए जबरदस्त बम धमाके में 3 पुलिस वालों समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। रूस पर अपने पूर्व जासूस और उसकी बेटी को जहर देने का आरोप लगाते हुए ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने 23 रूसी राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया। अमेरिका के ओहायो में भारी बर्फबारी की वजह से 50 से अधिक वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए। पान मसाले का विज्ञापन करके विवादों में घिरे हॉलीवुड अभिनेता पियर्स ब्रॉसनन ने दिल्ली तंबाकू नियंत्रण सेल को सफाई दी कि पान मसाला बनाने वाली कंपनी ने उन्हें धोखा दिया क्योंकि वो नहीं जानते थे कि इससे लोगों को नुकसान होगा। महाराष्ट्र के पुणे में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी एक इमारत में लगी आग बुझाते हुए दिखाई दिए। इस इमारत में आधी रात के वक्त आग लग गई, जिसमें झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोगों के घायल होने की खबर है। इमारत में आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। जिस इमारत में आग लगी उसमें मिठाई के डिब्बे और फर्नीचर का गोदाम था, जिसकी वजह से आग तेजी से भड़की। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों को बुलाना पड़ा। दीवार तोड़ी दी गई, वहाँ के जो शटर तोड़े गए, वो जो इंजर्ड 2 लोग थे उनको पुलिस वैन से हॉस्पिटल में भेजा गया। इस आग की वजह से गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। उत्तराखंड के IIT रुड़की में छात्रों की मौजूदगी में पुलिस वाला एम्बुलेंस में एक छात्र का शव रखता दिखा। आरोप है कि बीटेक 3rd ईयर के इस छात्र ने हॉस्टल के अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसकी वजह से कॉलेज में हड़कंप मच गया। हादसे की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अभिजीत सिंह वंसिया नाम के छात्र के शव को अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले की जांच में जुटी पुलिस ने जानकारी दी कि गुजरात के सूरत का रहने वाला छात्र बुधवार को अपनी क्लास में नहीं पहुंचा था, जिस पर उसके कुछ दोस्त वजह जानने के लिए हॉस्टल के कमरे में पहुँच गए, लेकिन कई बार आवाज लगाने के बावजूद अभिजीत ने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। दरवाजे में थोड़ी सी दरार है, उस दरार से झाँक के देखा तो इसमें हैंगिंग की हुई है। हादसे की खबर छात्र के परिवार को देने के बाद पुलिस आत्महत्या की वजह को तलाशने में जुटी हुई है। वर्ल्ड बैंक ने देश के विकास से जुड़ी एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें एक बार फिर भारत की GDP विकास दर के पटरी पर आने का दावा किया गया। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक नोटबंदी और GST के बाद देश की इकोनॉमी में सुधार हुआ। साल 2018-19 में देश की GDP विकास दर 7.3% रही, जो 2019-20 में बढ़कर 7.5% रहने का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक का दावा है कि भारत की GDP विकास दर 8% तक पहुंच सकती है, लेकिन उसके लिए बैंकों के नियमों में बदलाव करने होंगे। साथ ही इकोनॉमी में सुधार के बाद भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जिसका ग्रोथ रेट धीरे-धीरे बढ़ रहा है। We are projecting growth rate to be 6.7% this year and to accelerate for it to accelerate slowly to 7.3% next year and 7.5% the following year. अमेरिका ने भारत की एक्सपोर्ट सब्सिडी स्कीम को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में चुनौती दी। अमेरिका ने भारत की एक्सपोर्ट सब्सिडी स्कीम को अमेरिका के कर्मचारियों के खिलाफ बताया। अमेरिका के मुताबिक इस नियम के तहत भारतीय निर्यातकों को ऐसी सहूलियत दी जाती है जिससे वो अमेरिका में अपना सामान सस्ते दामों पर बेच सकते हैं। ये अमेरिका के व्यापारिक हितों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मसले पर हुई सुनवाई के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि अदालत ने उनकी उस अर्जी को मंजूर कर लिया जिसमें उन्होंने राम के जन्मस्थान पर पूजा करने की अनुमति मांगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि वो अयोध्या केस का हिस्सा नहीं हो सकते। लिहाजा कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका अलग बेंच के हवाले कर दी। स्वामी की ये अर्जी अयोध्या जमीन विवाद पर नहीं बल्कि राम जन्मस्थान पर पूजा करने के मूलभूत अधिकार से जुड़ी है। मेरा जो अधिकार है, मूलभूत अधिकार वहाँ पूजा करने का, वो ऊंचा है। आज के बाद हम अलग कोर्ट में इसकी बहस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या विवाद की सुनवाई के दौरान किसी नए पक्ष को शामिल नहीं करेगी।
इसका मतलब ये हुआ कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा को ही सुनेगी। साथ ही कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड और सुब्रमण्यम स्वामी की अयोध्या विवाद पर दायर याचिका भी खारिज कर दी। इंटरवेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है, तो जाहिर है कि हम लोग भी कह रहे थे, दूसरी पार्टी भी कह रही थी। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर सुनवाई के दौरान 18 नई याचिकाओं को भी ठुकरा दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने अदालत के बाहर अयोध्या विवाद पर हो रही सुलह की कोशिश का मामला भी रखा गया। इस पर भी कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनी और ये साफ कर दिया कि वो अदालत के बाहर किसी पर हल निकालने के लिए दबाव नहीं बना सकती। जजों ने कहा कि कोई विवाद का हल निकालता है तो उसे वो मना भी नहीं कर सकते। अगर दोनों पक्षों के वकील उनके सामने आकर मामले को सुलझाने का दावा पेश करते हैं तो कोर्ट रिकॉर्ड में ले लेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अगली सुनवाई की तारीख 23 मार्च मुकर्रर की है। बीजेपी और खास तौर पर पीएम मोदी पर तीखे हमले करने वाले विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया के तेवर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। तोगड़िया ने पीएम मोदी को 6 पन्नों की चिट्ठी लिखी है और मिलने का समय भी मांगा है। चिट्ठी में तोगड़िया ने पीएम मोदी को अपना बड़ा भाई बताते हुए उम्मीद ये जताई कि उन्हें मिलने का समय वो जरूर देंगे। तोगड़िया के मुताबिक वो पीएम मोदी से राम मंदिर और किसानों के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। हालांकि पिछले दिनों एनकाउंटर कराने का आरोप लगाने के सवाल को तोगड़िया जरूर टाल गए। प्राइम मिनिस्टर तो सब छोटे होते हैं, तो मैं हाथ फैलाऊं और वो संसद में कानून में राम मंदिर बना देते हैं और किसानों को फसल से 1.5 गुना सीटू मूल्य देते हैं, तो मैं तो उनके चरण स्पर्श करके उनके आशीर्वाद लेकर करोड़ों किसान और राम भक्तों का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ।